हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग इस कहानी से बोर हो रहे हैं। हम इस वजह से आपको ये सब कह रहे हैं क्योंकि ना ही वीडियो पर लाइक आते हैं, ना ही कमेंट आते हैं और ना ही सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कहानी बेहतर लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। और अगर आपके मन में कोई थॉट हो तो हमें ज़रूर बताना। आज मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मैम माही और रणवीर को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, और मैं उनकी वजह से ही आपकी फ़ैन हूँ। तो मैं आपके लिए कल के एपिसोड में या परसों के एपिसोड में माही को एक बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ बने रहिए। एकदम से कहानी को उस मोड़ पर नहीं ले जा सकते, इसीलिए आप परसों तक का वेट कीजिए। अभी तक कहानी में हमने देखा था, हीर ने अपनी जींस की पॉकेट में फ़ोन निकालते हुए कहा, आरव देखने तो दो किसकी कॉल है। आरव ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, बाद में बात कर लेना। हीर ने अपनी फ़ोन की स्क्रीन देखी तो उस पर रणवीर का नंबर शो हो रहा था। हीर ने एक बार फिर आरव को दूर करते हुए कहा, आरव डैड की कॉल है, मुझे अटेंड करनी ही होगी। आरव रणवीर की कॉल थी, वो आरव भी हीर को मना नहीं कर सका। वो कहीं ना कहीं जानता था कि रणवीर ने कॉल क्यों की थी। हीर ने कॉल पिक की और कान पर लगाते हुए कहा, यस डैड। फिर सामने से की बात सुनकर कहा, आई एम कमिंग कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और आरव की तरफ देखा जो उसे ही सवालिया नज़रों से देख रहा था। हीर ने कहा, डैड ने हमें आर की विला बुलाया है, अभी हमें जाना होगा। आरव ने कहा, ठीक है गाड़ी में बैठो। दोनों ही गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। इतना हमने कल सुना था, अब आगे। कुछ देर में आरव की गाड़ी आर की विला के सामने आकर रुकी। हीर और आरव दोनों ही गाड़ी से बाहर आए और अपने कदम विला के अंदर की तरफ बढ़ा दी। अंदर हॉल में ही उसे रणवीर के साथ वेदांत भी बैठा हुआ नजर आया। रणवीर को देखकर ही हीर जल्दी से जाकर रणवीर के पास जाकर बैठ गई और उसे हक करते हुए बोली, डैड आपको पता है आज मैंने उन लोगों को अच्छी से धुलाई की, सच में मुझे बड़ा मजा आया। आरव वेदांत के पास जाकर बैठ गया और उसने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, अंकल इसे तो बस मारदार करने के लिए कोई चाहिए, एक मौका नहीं छोड़ती है ये लड़ाई झगड़ा करने का, शुरू से ही लड़ाकू जो रही है। तो हीर ने फेक स्माइल के साथ कहा, तो मिस्टर आरव आप क्या चाहते हैं कि हम उन लोगों को कहना चाहिए था कि अंकल प्लीज़ आप हमें छोटे बच्चों की तरह अपनी गाड़ी में बिठाइए और कृपया करके अपने साथ ले जाइए। फिर अपना सिर झटकते हुए, कुछ भी मत बोलो। वेदांत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, कहीं भी शुरू हो जाते हो। तो हीर ने आरव को शिकायत करते हुए कहा, चाचू ये हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, पता नहीं क्या समझता है खुद को। कहकर हीर ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रणवीर ने स्माइल करते हुए अपनी बेटी की बालों को सहलाया और कहा, तुम ठीक हो ना हीर, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। रणवीर चाहे कितना भी सख्त मिजाज रहे लेकिन अपनी फैमिली को लेकर वो हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है और उसकी जरा सी परेशानी वो देख नहीं सकता था। हालांकि वो जानता था कि उसके बच्चे सेल्फ डिफेंस में बहुत माहिर हैं, लेकिन फिर भी आखिर वो बाप था। हीर ने बड़ी मासूमियत से अपना हाथ रणवीर को दिखाते हुए कहा, डैड चोट लगी है, देखिए ना कितना दर्द हो रहा है मुझे। हीर बिल्कुल छोटी बच्चे की तरह अपने डैड के सामने रिएक्ट कर रही थी। हीर के हाथ पर एक छोटी सी स्क्रैच थी और जो शायद मारपीट करते वक्त लग गई होगी। रणवीर ने उसके हाथ को पकड़ा और यूज देखते हुए कहा, छोटी सी स्क्रोच है, मैं अभी इस पर बैंडेज लगा देता हूँ। कहकर उसने पास में खड़े अपने आदमी को कुछ इशारा किया तो वो आदमी फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए चला गया। वहीं आरव और वेदांत दोनों को बाप बेटी का ये प्यार देखकर हंसी भी आ रही थी और प्यार भी आ रहा था। दरअसल हीर को हमेशा से ही आदत थी, उसे एक जरा सी भी खरोच लगती थी जब तक वो रणवीर को बता नहीं देती थी उसे चैन नहीं मिलता था। और दोनों ही जानते थे कि हीर को अपने डैड के साथ कैसा कनेक्शन है। थोड़ी देर में वो आदमी फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और रणवीर ने बड़े ही ध्यान से हीर की चोट साफ की और उस पर दवाई लगाकर एक बैंडेज लगा दी। फिर हीर से कहा, अब ठीक तो है ना। तो हीर ने स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। अब वेदांत ने थोड़े सीरियस वे में पूछा, क्या उन लोगों ने कुछ बताया कि किसने भेजा था उन्हें। आरव ने भी अब थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, नहीं अंकल उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, बल्कि उनका कहना था कि उन्होंने अपने बॉस को देखा भी नहीं है, बस उन्हें ऑर्डर दिया गया था और वो उसे फॉलो कर रहे थे। तभी रणवीर की नज़र हीर पर गई जो किसी गहरी सोच में लग रही थी। रणवीर ने हीर से पूछा, तुम क्या सोच रही हो हीर। हीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डैड मुझे लगता है वो लोग कुछ दिनों से हम पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भी एक गाड़ी मेरी लगातार पीछा कर रही थी। वो तो किसी तरह से चकमा देकर मैं वहाँ से निकल गई, लेकिन वही गाड़ी मुझे कॉलेज के बाहर भी खड़ी हुई नजर आई थी, पर इससे पहले कि मैं वहाँ तक पहुँचती वो गाड़ी वहाँ से निकल गई। हीर की बात सुनकर आरव वेदांत और रणवीर तीनों ही एक साथ चौंक गए। रणवीर ने थोड़े गुस्से से कहा, और ये बात तुमने हमें अभी बता रही हो हीर। आरव ने भी रणवीर का साथ देते हुए कहा, हाँ हीर मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में ही रहता हूँ ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ था तो और अकेले कैसे तुम चली गई थी उसके पास, बोलो वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते थे ना। हीर जानती थी कि सभी का परेशान होना लाजमी है। हालांकि इन सभी को पता था कि हीर की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है और वो अच्छी तरीके से खुद को डिफेंस कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें हीर की चिंता होनी लाजमी थी। हीर ने स्माइल करते हुए कहा, आरव मैं तुम्हें तो तब बताती ना जब तुम उस दिन कॉलेज आए होते, तुम कॉलेज में थे ही नहीं, और वैसे भी मैंने उस गाड़ी की फ़ोटो क्लिक कर ली थी। कहकर उसने अपना फ़ोन जींस की पॉकेट से निकाला और अपने फ़ोन में से वो पिक निकालकर रणवीर को सामने दिखाते हुए कहा, दादा ये है वो गाड़ी, इसमें उन गाड़ी की नंबर प्लेट भी नज़र आ रही है और बाकी का कॉलेज के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुए हैं उसे पहले पता चल जाएगा कि वो गाड़ी कब से वहाँ खड़ी हुई थी। रणवीर ने उन फोटो को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, वो लोग कॉलेज में बच्चों पर नज़र रखे हुए हैं तो इसका मतलब वो हमारी फैमिली के और मेंबर पर भी नज़र रखे होंगे। आखिर हैं कौन ये लोग। वेदांत हमारे घर की सारी सीसीटीवी फोटोज और इसी कॉलेज की सीसीटीवी कैमरे एक बार सभी चेक करवाओ, आखिर हमें इनकी
एक्टिविटी का ढंग से पता तो चले कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। फिर हीर की तरफ देखते हुए, आज के बाद हमारे बॉडीगार्ड्स की एक गाड़ी तुम्हारे साथ हमेशा जाएगी। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, डैड प्लीज आप अपने आदमियों को मेरे पीछे मत लगाना, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा बंदिश सा फील होता है। फिर हम जो कह रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। एक बार हमें उस इंसान का पता चल जाए, उसके बाद फिर तुम अपनी लाइफ पहले की तरह जी सकती हो। इसीलिए अभी फिलहाल के लिए तुम हमारी बात मानो। रणवीर ने उसे समझाते हुए कहा तो मन मारकर हीर को रणवीर की बात माननी ही पड़ी। तभी अनिरुद्ध ने अंदर आते हुए कहा, केडी इसी शहर में है। रणवीर और एक अलग पहचान के साथ वो यहाँ रह रहा है। अनिरुद्ध की बात सुनकर रणवीर और वेदांत दोनों ही एक साथ चौंक गए। क्या वो इंदौर में है? ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम्हें इस बारे में कैसे पता? रणवीर ने पूछा। अनिरुद्ध ने उसके सामने ही सोफे पर बैठते हुए कहा, उसने अपने लिए 10 अलग अलग आइडेंटिटी अरेंज करवाई हुई हैं ताकि हम लोगों को कंफ्यूज कर सकें। और केडी अकेला नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो उसका साथ दे रहा है। रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं तुम एल्ड्रो की बात तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास खबर आई है कि वो इंडिया में काफ़ी एक्टिव है। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एल्ड्रो ने केडी के साथ हाथ मिला लिया है। दरअसल खतरा आरव के ऊपर भी है, क्योंकि तुम जानते हो ना कि माफिया किंग की पोजीशन का अगला वारिस आरव है, और इससे पहले भी उन लोगों ने आरव पर किसी न किसी तरीके से हमला करवाए थे। फिर आरव की तरफ देखते हुए, आरव तुम ठीक हो ना बेटा? आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, डैड आई एम फाइन, आप चिंता मत कीजिए। अनिरुद्ध ने स्माइल करते हुए कहा, चिंता कैसे ना करूँ आरव, आखिर तुम्हारा बाप हूँ मैं। फिर आरव ने कहा, डैड मोम को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, आप जानते हैं ना वो कितना परेशान हो जाती है। अनिरुद्ध ने कहा, डोंट वेरी बेटा, मैं तुम्हारी मोम को कुछ नहीं बताऊंगा, पहले ही वो तुम्हें लेकर बहुत डरती है। वेदांत ने खड़े होते हुए कहा, चलो ठीक है, फिर मैं जल्दी अपने आदमियों को इस काम पर लगा देता हूँ, और बाकी जो आदमी पकड़े गए हैं उसे उगलवाने की कोशिश करते हैं, शायद हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हीर ने भी रणवीर के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, डैड मैं भी बहुत थक गई हूँ, अब मुझे घर जाकर सोना है, और मोम को कुछ मत बताना। वो तो वैसे भी मुझे अभी छोटी सी हीर ही समझती है। हीर ने बहुत ही क्यूट तरीके से फेस बनाते हुए कहा, तो वहाँ मौजूद सभी के फेस पर स्माइल आ गई। हीर भले ही बाहर से लोगों के सामने कितनी भी स्ट्रॉन्ग और डेयरिंग बनने, लेकिन घर के फैमिली मेंबर के सामने हीर हमेशा वही क्यूट सी डॉल बनी रहती थी। रणवीर ने खड़े होते हुए कहा, चलो हीर घर चलते हैं, तुम घर चलकर आराम करो। रणवीर ने उसे सोफे से खड़े होने का इशारा किया, पर हीर ने छोटी बच्ची की तरह अपने हाथ को फैलाते हुए उसे गोद में उठाने का इशारा किया। रणवीर ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, हीर अब तुम बड़ी हो गई हो बच्चे। हीर ने एक क्यूट सी स्माइल देते हुए कहा, पर डैड आपके लिए तो मैं हमेशा छोटी ही रहूंगी ना, अब बातें मत बनाइए और मुझे गोद में उठाइए। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, उठा लो उसे गोद में रणवीर, वरना ये यहीं जमकर बैठी रहेगी, तुम्हारी बेटी भी तुमसे कम जिद्दी नहीं है। रणवीर ने हंसकर अपना सिर नामे हिलाया और हीर को अपनी गोद में उठा लिया। हीर ने भी किसी बंदरिया की तरह रणवीर की कमर में अपने पैर लपेट लिए और अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया। आरव ने हीर की हरकत देखकर मन ही मन कहा, इसके लिए टर्म्स कभी खत्म ही नहीं होते हैं। स्टॉप इट गर्ल्स, सोचते हुए उसके मुंह बना लिया। स्कूल। सिमरन गार्डन में एक बेंच पर बैठी हुई एक बुक पढ़ रही थी। स्कूल यूनिफॉर्म पहने सिमरन ने अपने बालों की एक हाई पोनी की हुई थी। उसने आगे के बाल को छोटे छोटे कट किए हुए थे, इसकी फोरहेड को कवर कर रही थी, और बुक्स पढ़ते वक्त वो बार बार अपनी नज़रें के चश्मे को अपनी अंगुली से सही कर रही थी, जो बार बार खिसक कर उसकी छोटी सी नाक पर आ रहा था। दरअसल एग्जाम नज़दीक थे और सिमरन अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करना चाहती थी, इसीलिए उसका पूरा दिन पढ़ाई करते वक्त बुक के साथ ही बीतता था। आसपास और भी कई लड़के और लड़कियां भी थे जो ग्रुप बनाकर या तो बातें कर रहे थे या फिर गॉसिप कर रहे थे, पर सिमरन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर था। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से टैप किया, जिससे सिमरन ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा, जो तो पीछे ही विरांश खड़ा हुआ था, उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। विरांश के भी शर्ट हमेशा की तरह लूज और एक साइड से पैंट से बाहर निकली हुई थी। उसके बाल भी हल्के से मैसी थे, जो उसकी फोरहेड को कवर करते हुए उसे एक चार्मिंग लुक देते थे। उसकी आंखों में वही शरारती चमक नजर आ रही थी जो अक्सर ही सिमरन को परेशान करते वक्त नजर आती थी। सिमरन ने वापस अपनी खुली हुई बुक की तरफ देखते हुए कहा, विरांश अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। विरांश आगे जाकर उसके पास ही बेंच पर ही बैठ गया और उसके हाथ में बुक खींचते हुए कहा, कितना पढ़ती हो तुम यार, थोड़ा दिमाग को रेस्ट भी दे दिया करो। विरांश मेरी बुक मुझे तो, कहते हुए सिमरन ने जैसे ही बुक को लेना चाहा, विरांश ने बुक वाला हाथ थोड़ा दूर करके कहा, नहीं मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही है, पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा गैप भी जरूरी होता है। सिमरन अपनी बुक को लेने के लिए बार बार एफर्ट लगाने लगी। विरांश ने अपना हाथ ऊपर कर लिया था। विरांश की हाइट सिमरन से काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए वो चाहकर भी सिमरन का हाथ बुक तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब इरिटेट होकर सिमरन ने विरांश को घूर कर देखा और कहा, तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करते रहते हो विरांश? सिमरन ने अपना मुंह फुलाते हुए उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और अपने हाथ बांध लिए। विरांश ने बुक को वापस बेंच पर रखा और पीछे से उसकी दोनों गालों को पिंच करते हुए कहा, अब ये गोल गपोले की तरह मुंह फुलाना बंद करो, चलो कैंटीन में जाकर कुछ खाते हैं, वैसे भी लंच टाइम खत्म होने वाला है, कहकर वो उसे अपने साथ ले गया।
और उसने सिमरन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। सिमरन मन ही मन बोली, पापा जी मैंने क्यों इससे दोस्ती कर ली, ये दुश्मन बनकर इतना परेशान नहीं करता था जितना तो ये मेरा दोस्त बनकर करता है। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है और अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर देना। क्या आपको ये स्टोरी बोरिंग कर रही है या फिर अच्छे से आपका मनोरंजन हो रहा है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे मोटिवेशन के लिए आप लाइक और कमेंट जरूर किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। अविका का घर, आज कॉलेज का हॉलीडे था इसीलिए किसी को भी कॉलेज नहीं जाना था। अविका की मम्मी ने सामान की पैकिंग करते हुए कहा, अविका हम लोग कल तक वापस आ जाएंगे बेटा, और तुम अपना ध्यान रखना, किसी भी अनजान के लिए घर का गेट मत खोलना, ठीक है? अविका ने बेड पर बैठे हुए कुशन को अपनी गोद में रखते हुए कहा, हाँ मम्मी आप चिंता मत करो, और अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी तो मैं पड़ोस वाली आंटी को बुला लूँगी, आप तो ठीक है ना? तभी अविका के पापा ने उसकी मम्मी को आवाज़ देते हुए कहा, अरे मुग्धा कितनी देर लगाओगी तुम आने में, जल्दी चलो ट्रेन का टाइम निकल जाएगा। मुग्धा ने जल्दी से अपना बैग उठाते हुए कहा, ठीक है अविका अब हम लोग निकलते हैं, खाना बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है और वक्त का खाना खा लेना, ठीक है बेटा? अविका ने मुग्धा को कसकर टाइटली हक करते हुए कहा, मम्मी मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, बस आप वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन जरूर कर लेना। कुछ ही देर में अविका की मम्मी पापा कैब में अपना सामान रखे थे। अविका के पापा ने कहा, अविका अपना ध्यान रखना और कोई भी बात हो तो मुझे फ़ोन जरूर करना, बाकी हम लोग कल आ ही रहे हैं वापस। अविका ने स्माइल करते हुए कहा, पापा जल्दी जाइए वरना ट्रेन निकल जाएगी और हम यहाँ बात करते रह जाएंगे। ये सुनते ही अविका की मम्मी और पापा जल्दी से कैब में बैठकर विंडो से ही उसे हाथ हिलाते हुए बाय किया। अविका भी तब तक अपना हाथ हिलाकर उन्हें बाय करती रही जब तक उनकी नज़रें कैब से ओझल नहीं हो गई। वापस अपने घर में आई और अंदर से डोर बंद कर जाकर सोफे पर पसर गई। अब पूरा एक दिन मुझे घर में अकेला रहना होगा, कैसे मन लगेगा मेरा? एक काम करती हूँ, प्रीत को यहाँ बुला लेती हूँ, वो रात को मेरे साथ यहाँ रुक जाएगी। तभी कुछ याद आते ही अविका ने अपना सिर पर टेप किया और कहा, अरे यार मैं क्या भूल गई कि प्रीत की मम्मी की तबीयत खराब है, तो वो तो उनका ख्याल रख रही होगी ना। अब तुझे इस घर में अकेला रहना होगा, चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। फिर वो उठकर किचन की तरफ चली गई। खुराना मेंशन, हीर अपने रूम में बेड पर पेट के बल लेटी हुई लैपटॉप में कुछ देख रही थी। इस वक्त उसे अपने कानों पर हेडफोन लगाया हुआ था और वो हेडफोन पर प्ले हो रही म्यूजिक पर अपने सिर को हिलाकर झूम रही थी। तभी माहिर रूम का डोर ओपन कर अंदर आया और उसने एक दो बार हीर को आवाज़ दी, पर हीर को पता ही नहीं चला कि वो अभी भी लैपटॉप में ही देख रही है। तभी माहिर ने इरिटेट होकर उसे कान से हेडफोन एकदम से खींचा और साइड में फेंक दिया। हीर ने चौंकते हुए माहिर की तरफ देखा तो सामने माहिर जो उसे ही घूर रहा था। बोला, कब से तुम्हारी आवाज़ दे रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रही हो? हीर ने लैपटॉप को साइड में करते हुए कहा, म्यूजिक सुन रही थी भाई। तो माहिर ने कहा, मुझे पता चला कि तुम पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। तो हीर ने बड़े ही बेचारी वाली फेस बनाते हुए कहा, सच में भाई उन गुंडों ने वाकई में मुझ पर हमला कर दिया था। फिर थोड़ी कुछ होते हुए बोली, पर आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आपको मेरी बहुत चिंता हो रही होगी ना भाई। कहकर हीर माहिर की बाहें पकड़कर उसे बाहर से अपना चेहरा रब करते हुए कहा। तो माहिर ने अजीब से भाव के साथ कहा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं, उन गुंडों के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। पता नहीं बेचारों की क्या हालत की होगी तूने। हीर जो इस बात से खुश हो रही थी कि उसके भाई को उसकी फिक्र है, एकदम से उसके फेस की स्माइल चली गई और अब अपने गुस्से से माहिर को घूरते हुए बोली, आपको उन गुंडों की फिक्र हो रही है, अपनी बहन की नहीं? कैसे भाई हैं आप? कहकर हीर ने अपने बेड पर पड़ी हुई कुशन को उठाया और माहिर को मारने लगी। माहिर ने हंसते हुए कुशन को पकड़ लिया और कहा, अरे मैं इनडायरेक्टली तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग हो और ऐसे ही किसी से डरती नहीं हो। हीर ने वापस अपनी जगह बैठते हुए कहा, हाँ फिर ठीक है, और आइंदा से ना मुझे चिढ़ाने की कोशिश मत करना। तभी माहिर ने वापस बेड पर बैठते हुए कहा, अच्छा ही मुझे ना तुमसे एक फेवर भी चाहिए। हीर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, एक्स आ गया ना अपनी पर, वही मैं कहूँ आज मेरे भैया श्री ऐसे अपनी बहन का हालचाल पूछने के लिए कैसे आ गए, और आप बिना मतलब कि मुझे कभी हाय हेलो भी ना करो तो हालचाल क्यों पूछेंगे? कहकर हीर ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली। माहिर ने हंसते हुए हीर के दोनों गालों को पिंच किया और कहा, अरे मेरी लड़ाकू बहन, मैं वाकई में तुम्हारा यहाँ वहाँ हालचाल पूछने ही आया था और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है, इसीलिए क्योंकि मेरा वो काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, तभी मेरी बहन होने के नाते ये काम जरूर करोगी, मुझे इतना विश्वास है तुम पर। हीर ने अपने गालों को सहलाते हुए कहा, पहले तो ना अभी बात में मेरे गालों को पिंच करना बंद कर दीजिए भाई, बहुत टाइट हाथ लगते हैं, अभी तक इतनी तेज़ दर्द हो गया है मेरे गालों में। तो दोस्तों कैसी लग रही है आज की स्टोरी? आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको अच्छी लग रही है और मैं इसे कंटिन्यू रखूं। और आप चिंता ना करें, मैं माही और रणवीर का एक धमाकेदार एपिसोड कल तो नहीं हो पाएगा लेकिन परसों ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आप अगर माही और रणवीर को मिस कर रहे हैं तो आपकी वो ख्वाहिश भी मैं पूरी कर दूंगी। माही ने उसके सिर पर टेप करते हुए कहा, ये स्टेटमेंट दिखाना बंद करो समझी, और वो काम करो जो मैंने तुम्हें कहा है। तो हीर ने कहा, कौन सा काम कहा है आपने मुझे? तभी माहिर को याद आया कि उसने तो अपना काम बताया ही नहीं। उसने फिर से कहा, देखो हीर, मैं चाहता हूँ कि आज तुम प्रीत के घर
घर पर बुलाओ। हीर ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैं प्रीत को घर पर बुलाऊं? पर क्यों भाई? मेरा मतलब है कि वो मेरी दोस्त है तो मैं उसे बुला सकती हूँ, पर मैं आपके कहने पर क्यों बुलाऊं? माहिर ने कहा, क्योंकि तुम्हारे भाई का मन है अपनी लव बर्ड से मिलने का। अब तुम जानती हो कि प्रीत की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है, और अगर मैं उसे घर उसकी स्पेशल मिलने गया तो पता नहीं उसकी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, और मेरे बुलाने पर प्रीत मुझसे मिलने के लिए कहीं आएगी नहीं। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि तुम प्रीत को घर बुलाओ ताकि मैं उसे मिल सकूं। हीर ने कुशन अपनी गोद में रखकर हेड रेस्ट से टेक लगाते हुए कहा, फिर तो भूल जाइए भाई, क्योंकि आपके होते वो घर नहीं आएगी, और मैं अपनी दोस्त को झूठ बोलकर तो बुलाने से रही। माहिर ने इस बार थोड़ा सीरियस वे में कहा, देखो हीर, समझने की कोशिश करो, मैं इस बार उसे हर्ट नहीं करूंगा। मुझे महसूस हो गया है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो क्या तुम मेरे इसमें साथ नहीं दोगे? कहते हुए माहिर ने थोड़ा सैड सा फेस बना लिया। तो हीर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, बुला लूंगी। अब ये सैड होने की एक्टिंग मत कीजिए, क्योंकि आप पर शूट नहीं करती है। माहिर ने स्माइल करते हुए हीर को नोज को पिंच किया और कहा, मेरी क्यूट सिस्टर, कभी कभी तुम मुझे और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो, और मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं टालोगी। फिर बेड से खड़े होते हुए, अच्छा अब जल्दी से उसे फ़ोन करो और उसे यहाँ आने के लिए कहो, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि इसके लिए मैंने तुम्हें कहा है। हीर ने अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाते हुए कहा, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है भाई। माहिर जो डोर की तरफ जाने वाला था वो रुक गया, और उसने पलटकर हीर की तरफ देखा तो हीर बेड से खड़ी हुई और माहिर के सामने आते हुए बोली, यही कि आप मेरे साथ आज रात को स्पोर्ट्स बाइक की रेस पर चलेंगे, बोलिए मंजूर है? माहिर ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ये रेसिंग मत किया करो, किसी टाइम तुम्हें चोट लग जाएगी। माहिर वैसे तो हमेशा हीर को परेशान करने का मौका ढूंढता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो हीर को लेकर प्रोटेक्टिव भी बहुत था, और ऐसा ही बचपन से ही था। भले ही वो जताता नहीं था, लेकिन हीर के अंदर उसकी जान जो बसती थी। हीर ने जल्दी से जिद करते हुए कहा, भाई प्लीज़ एक बार, कितना टाइम हो गया है ना, हम लोग रेसिंग के लिए नहीं गए, प्लीज़ प्लीज़ भाई। माहिर ने कहा, नहीं, तुम्हें कोई और बात मनवानी हो तो वो मांगो, ये नहीं। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, फिर मेरी ये विश उधार रही, फिर किसी वक्त मांग लूंगी। फिर अपना फ़ोन लेकर बेड पर बैठ गई और माहिर रूम से बाहर निकल गया। अविका का घर। अविका डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई अपना लंच कर रही थी, और साथ ही साथ वो अपना फ़ोन भी देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पर आयुष की कॉल आई, जिसे देखकर अविका ने खुद से ही कहा, अब ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं उठाने वाली इसके कॉल को, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरी बार फिर से उसका फ़ोन रिंग करने लगा। अविका ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, एक दिन चैन से नहीं रहने देना इन्होंने मुझे। फिर बेमन से उसने फ़ोन रिसीव किया और फ़ोन इसकी पर रखकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आयुष की आवाज़ आई, हेलो स्वीट हार्ट, क्या कर रही हो? अविका ने खाना खाते हुए कहा, आप मुझे स्वीट हार्ट मत कहिए, मेरा नाम अविका है। तो आयुष ने भी कहा, पर मैं तो तुम्हें स्वीट हार्ट, जान, बेबी और भी बहुत कुछ कहूँगा, जो मेरा मन आएगा मैं वो कहूँगा। अब जल्दी बताओ क्या कर रही हो? अविका ने खाना खा रही हूँ, और क्या करूँगी? यूँ यही पूछने के लिए फ़ोन किया था आपने? तो आयुष ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज रात को मैं तुम्हें डिनर के लिए बाहर लेकर जाने वाला हूँ, तो रेडी रहना। अविका को बड़ी हैरानी हुई, वो मन ही मन बोली, ये कह तो ऐसे रहे हैं जैसे इनके कहने पर मैं रेडी रहूँगी डिनर पर जाने के लिए, कभी नहीं। उसने आयुष को मना करते हुए कहा, मैं आपके साथ डिनर पर नहीं आ सकती हूँ, वैसे भी मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। मेरी मम्मी ने सख्ती से कहा है कि मैं घर से बाहर कहीं भी ना जाऊँ। दूसरी तरफ से आयुष ने जब सुना कि अविका अपने घर पर अकेली है तो उसकी फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, क्या तुम वाकई में घर में अकेली हो? तो अविका ने कहा, हाँ, अब आप फ़ोन रखिए और मुझे खाना खाने दीजिए, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहकर अविका ने फ़ोन रखकर अपनी जान छुड़ाई और वापस अपना फोकस खाना खाने पर करने लगी। लेकिन अविका बेचारी को ये भी नहीं पता था कि उसने आयुष को ये बता कर कि वो घर पर अकेली है अपने लिए कितनी बड़ी बस मुसीबत मोल ले ली थी। इसके करीब आधे घंटे बाद ही आरव हॉल में ही सोफे पर लेटे हुए अपना फ़ोन चला रहा था, तभी मेन डोर की बेल बजी। अविका ने मन ही मन सोचा, इस वक्त कौन आया होगा, कहीं कोरियर वाला तो नहीं है? नहीं, पर मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। तभी वो सोच रही थी कि डोर बेल दोबारा बजी। अविका ने खड़े होते हुए कहा, शायद पापा और मम्मी ने कुछ मंगवाया होगा। वो मेन डोर की तरफ बढ़ गई। अविका ने डोर ओपन किया तो सामने ही आयुष खड़ा हुआ था। उसने दरवाजे की चौखट से अपना एक हाथ टिकाया हुआ था और दूसरा हाथ उसने दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए दरवाजे पर टिका लिया था, क्योंकि अविका हैरानी से अपनी आंखें बड़ी की हुई आयुष को ही देख रही थी। इससे पहले कि अविका आयुष से कुछ कहती या पूछती, आयुष ने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला और उसके इग्नोर करके अंदर आते हुए बोला, मुझे पता चला कि तुम अकेली हो तो सोचा तुम्हारा अकेलापन थोड़ा कम कर दूं। अविका हैरानी से आयुष को देख रही थी, फिर उसके पीछे आते हुए बोली, हाँ तो मैंने कहा क्या आपको कि मेरा अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ आइए। फिर दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, आप जाइए यहाँ से, चलिए, आप ऐसे यहाँ नहीं आ सकते। आयुष उसकी बात को सुनने की बजाय सीधा सोफे पर जाकर पसर गया और कहा, अविका बेबी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखना, और तुम्हें पता है ना, एक जवान लड़की को अकेले घर में नहीं रहना चाहिए, कोई भी अजनबी घर में घुस सकता है ना। अविका को आयुष की बात सुनकर हैरानी हो रही थी कि वो बोल क्या रहा है। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, पहली बात तो ये है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, और दूसरी बात, अगर मुझे किसी से
प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी तो वो सिर्फ आपसे है, वो सिर्फ आपसे हैं, समझे? तो अब आप जल्दी से यहाँ से उठिए और जाइए यहाँ से। आयुष ने एक नज़र अभिका की तरफ देखा और फिर अपना हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अभिका उसके बगल में ही जाकर गिरी। आयुष ने अभिका ने जैसे ही सोफे पर खड़े होने की कोशिश की तो आयुष ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, समझी? अभिका जो आयुष के अपनी तरफ झुकने से पीछे की तरफ झुक रही थी, उसने आयुष के सीने पर हाथ रखकर एक दूरी मेंटेन करते हुए कहा, आप बहुत जिद्दी हैं, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं? आपको ऐसा यहाँ रहना सही नहीं है। अगर मेरे मोहल्ले वालों में किसी ने आपको ऐसे यहाँ आते हुए देख लिया होगा तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। आयुष ने अभिका की तरह झुकना बंद नहीं किया, जिससे अभिका धीरे धीरे सोफे पर लेट गई और आयुष उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया। उसने अभिका के चेहरे को इंटेंस नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है अभिका की कौन क्या सोचता है, वैसे कि अच्छा मौका है तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने का। अभिका ने रुआसी शक्ल बनाते हुए कहा, आप मान जाइए ना मेरी बात को, आप हमेशा जिद क्यों करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। आयुष ने अभिका की गाल पर किस करते हुए कहा, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम्हारे साथ इस तरह से टाइम बिता सकूं। अब मैं पागल थोड़ी हूँ कि इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने दूंगा। आज तो मैं कहते कहते आयुष रुक गया और शरारती स्माइल के साथ अभिका को देखने लगा। अभिका ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, आज तो मैं से आपका क्या मतलब है? आयुष ने उसी शरारती स्माइल के साथ कहा, सोच रहा हूँ आज कुछ रोमांटिक सा हो जाए, क्या सोचती हो तुम? अभिका को आयुष के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसीलिए उसने आयुष को जोर से धक्का दिया और जल्दी से सोफे से खड़े होते हुए कहा, अपनी हद में रहिए आप, और ऐसे मेरे घर में आकर आप मुझसे जब बदतमीजी नहीं कर सकते। अभी के अभी यहाँ से जाइए, वरना मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके बता रही हूँ कि आप कैसे ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस कर मुझे परेशान कर रहे हैं। कहकर अभिका ने जैसे ही टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन को उठाना चाहा, पर उससे पहले ही आयुष ने उसका फ़ोन उठा लिया और अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, अभिका बेबी, अब जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। आज इस घर में सिर्फ तुम और मैं हैं, और मैं आज किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, कैसी होने वाली है आयुष और अभिका की लव स्टोरी, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। क्या आप स्टोरी से बोर हो रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करना, मैं इस कहानी को एंड में ले जाने की कोशिश करूँगी। अभिका ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, देखिए आप मुझे ऐसा डरा नहीं सकते, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। आयुष ने अपने कदम अभिका की तरह बढ़ाते बढ़ाते हुए कहा, तो चिल्लाओ, वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला है। अभिका आयुष के से बचने के लिए जैसे ही मेन डोर की तरफ भागी, आयुष ने फुर्ती से उसकी कमर को पकड़कर उठा लिया। अभिका अपने हाथ पैर चलाते हुए चिल्लाई, छोड़ो मुझे जाने दीजिए। लेकिन आयुष ने उसे छोड़ने के बजाय सोफे से लगाकर पलट दिया और जल्दी से उसके ऊपर आते हुए उनके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया। अभिका अभी भी अपने पैरों से चलाते हुए उसे छूटने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आयुष ने अपने पैरों से उसके पैरों को जकड़ लिया और फिर उसकी गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, हिलना बंद करो अभिका। अभिका अभी भी एफर्ट लगाना नहीं छोड़ रही थी। उसने आयुष से डर लग रहा था कि कहीं वो उसके साथ कुछ गलत ना करे, इसलिए वो जितना हो सके उतना जोर लगा रही थी आयुष की पकड़ से छूटने के लिए, पर वो आयुष को टच से मस भी नहीं कर पा रही थी। आयुष ने जब देखा कि अभिका उसकी बात नहीं मान रही है, तो उसने अभिका के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। कुछ ही देर के लिए अभिका ने हिलना छोड़ दिया और अपनी आंखें बड़ी करके आयुष को देखने लगी। लेकिन जब उसे होश आया कि आयुष उसके साथ क्या कर रहा है, तो एक बार फिर से वो आयुष से छूटने की कोशिश करने लगी। वो अपना चेहरा भी हिला नहीं पा रही थी, क्योंकि आयुष ने उसके चेहरे को बहुत ही कसकर जो पकड़ा हुआ था, उसे कुछ और नहीं सूझा, तो उसने आयुष के निचले होठ को जोर से बाइट कर दिया, जिसकी वजह से आयुष झटके से उसे थोड़ा दूर हुआ। आयुष ने उसके चेहरे को थोड़ा और अपने अंगूठे से और अंगुली से टच करके देखा, जिसे निचले होठ पर बाइट करने की वजह से हल्का सा कट लग गया था, जहाँ से हल्का सा ब्लड भी आ रहा था। आयुष ने अभिका को घूर कर देखा तो अभिका ने कहा, हाँ तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? मैं तब से कह रही हूँ कि हटिए, मुझसे दूर रहिए, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। आयुष ने एक बार फिर अभिका के गालों को पकड़ा और कहा, हाँ तो तुम मुझसे दूर होने की कोशिश कर क्यों रही हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अभिका ने रुआसी होते हुए कहा, पर करने तो वाले थे ना आप। आपके सोचते कि आप हमेशा कुछ भी गलत करेंगे मेरे साथ, और मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। आयुष को अब जाकर समझ में आया कि अभिका उसके बारे में क्या सोच रही है। मतलब अभिका को यह लग रहा था कि आयुष उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने वाला है, इसीलिए वो उसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी। आयुष ने अपना सिर नामे हिलाया और कहा, इडियट, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने वाला। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अब तुमने जो गलती की है ना, उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी है। कहकर आयुष ने एक बार फिर से अभिका के होठों पर किस करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसकी किस पहले से भी ज़्यादा पैशनेट और डीप थी, जिसकी वजह से अभिका की हालत ख़राब हो रही थी। वैसे भी वो हटे खटे आयुष के नीचे दबकर रह गई थी, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद जब आयुष को लगा कि अभिका की सांसें उखड़ने लगी हैं, आयुष ने उसके होठों को छोड़ दिया। फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करना होगा ना अभिका, तो मैं कर ही लूँगा, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। और फिलहाल मेरे
अभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अविका रुंदों सी शक्ल बनाकर अविका को देख रही थी, आयुष को देख रही थी। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आयुष ने धीरे से उसके गाल पर किस किया और कहा, अब जितना गुस्सा करना है कर लो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हूँ और तुम्हें पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा, समझी? कहकर वो उसके ऊपर से उठकर सीधा बैठ गया। अविका जल्दी से सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं क्यों झेलने वाली आपको पूरी जिंदगी? आयुष एक बार फिर अविका के चेहरे की तरफ हल्का सा झुका और इस वजह से अविका थोड़ा सा पीछे हो गई। आयुष ने उसकी नोच पिंच करते हुए कहा, क्योंकि जब तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी ना अविका बेबी, तब मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। अविका ने मुंह फुलाते हुए कहा, और अगर मैं आपकी बीवी ना बनना चाहूँ तो? आयुष ने एक गहरे सवाल के साथ कहा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बेबी, क्योंकि बीबी तो तुम मेरी ही बनोगी। फिर उसके बालों को सही करते हुए कहा, चलो अब मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाकर ले आओ। पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, कोई मेहमान नवाजी नहीं करोगी क्या? अविका को पहले ही आयुष पर बहुत गुस्सा आ रहा था और आयुष के ऐसे ऑर्डर देने पर वो मन ही मन बोली, ऑर्डर तो ऐसे दे रहे हैं जैसे मैं अभी जाकर इनके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर ले आऊँगी। मैं नहीं जाने वाली हूँ। इसीलिए अविका ने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे बनानी नहीं आती है ब्लैक कॉफ़ी। तो आयुष ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर सोफे से खड़े होते हुए उसका हाथ पकड़ा और खींच कर अपने साथ किचन की तरफ ले जाते हुए बोला, अगर नहीं आती है तो सीख लो, शादी के बाद काम आएगा। ऐसा नहीं था कि अविका को ब्लैक कॉफ़ी बनानी नहीं आती थी, पर वो आयुष के लिए नहीं बनाना चाहती थी। आयुष ने अविका की कमर को कसकर पकड़ा और किचन के स्लैब पर बैठा दिया और खुद ब्लैक कॉफ़ी बनाने का सामान ढूंढने लगा। अविका हैरानी से बोली, अब क्या आप खुद से बनाने वाले हैं? आयुष ने कहा, और नहीं तो क्या, जिनकी होने वाली बेबी इतनी अनाड़ी हो तो उसे तो ये काम खुद से करना ही होगा ना। अविका ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे बार बार अपनी होने वाली बेबी मत कहो। वैसे क्या आपको बेबी ब्लैक कॉफ़ी बनाना पसंद है? आयुष ने गैस पर पानी चढ़ाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी मोम से सीखा है। अच्छी कॉफ़ी कहाँ रखी है? अविका ने उंगली से इशारा करते हुए बता दिया, वहाँ पर। आयुष ने कॉफ़ी पाउडर उठाया और जैसे ही उस पानी में डालने लगा, अविका ने जल्दी से कहा, अरे इतना सारा नहीं डालते हैं, थोड़ा कम करो। आयुष जो कॉफ़ी पाउडर पानी में डालने वाला था, उसने अविका की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें तो बनाना नहीं आता था ना, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि कितनी कॉफ़ी पाउडर जाएगा इसमें? आयुष की बात सुनकर अविका ने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और मन ही मन कहा, बड़ी इन्होंने मेरा झूठ पकड़ा तो कोई नहीं। पर आयुष समझ चुका था कि अविका उसके सामने बहाने बना रही है। उसने कॉफ़ी पाउडर का डिब्बा अविका के हाथ में पकड़ाया और कहा, जल्दी से कॉफ़ी बनाकर ले आओ। आयुष ने अविका को ऑर्डर देकर किचन से बाहर चला गया, वापस सोफे पर आकर बैठ गया। आयुष का मुंह बनाया कर कभी पाउडर अविका का मुंह बना हुआ कभी पाउडर को देख रहा था तो कभी आयुष को बाहर गया हुआ था वहां देख रही थी। अब ना चाहते हुए भी उसने आयुष के लिए कॉफ़ी बनानी ही थी। कपूर मेंशन। प्रीत अभी मेंशन के अंदर आ रही थी कि तभी सामने से माहिर ने आते हुए उसका रास्ता रोक लिया। प्रीत जो फोन से देखते हुए आगे बढ़ रही थी, जब उसने अपने सामने किसी की मौजूदगी को महसूस किया तो अपना सर उठाकर उस शख्स की तरफ देखा और माहिर को देखकर उसकी बाहें तन गई। वो माहिर के बगल से जाने लगी, पर माहिर ने वहां से उसका रास्ता रोक लिया। प्रीत ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? माहिर ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने क्या किया? तो प्रीत ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, ये बार बार मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, हटो आगे से। तो माहिर ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, ना हटूं तो? प्रीत ने कहा, तो मत हटिए, ये खड़े रहिए। कहकर प्रीत बड़ी ही फुर्सत से माहिर की दूसरी साइड से भाग गई। माहिर को तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल प्रीत ने जैसे ऐसे जताया था कि वो माहिर की लेफ्ट साइड से निकलेगी, इसीलिए माहिर जैसे ही लेफ्ट साइड का सारा रास्ता ब्लॉक करने वाला था, प्रीत जल्दी से राइट साइड से वहां से भाग गई। फिर कुछ दूरी पर जाकर वो वापस माहिर की तरफ पलटी और उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए बोली, प्रीत से पंगा मत लिया करो, समझे डेविल राय कपूर। प्रीत की बात सुनकर माहिर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। लेकिन इससे पहले कि माहिर उस तक पहुंचता, प्रीत ने जल्दी से वहां से अंदर की तरफ भाग गई। माहिर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब तुम मेरे एरिया में हो प्रीत, मैं भी देखता हूँ कब तक मुझसे बचती हो। ये कहकर माहिर उसके पीछे की तरफ ही जाने लगा। तो दोस्तों, आई होप आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। प्रीत भागते हुए अंदर आई थी कि तभी उसने हीर सामने से नजर आ गई। प्रीत जल्दी से उसके पास गई और हाँफते हुए बोली, चलो जल्दी से तुम्हारे रूम में चलते हैं, वरना तुम्हारा वो पागल भाई मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रीत ने हीर को बोलने का कुछ मौका ही नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे रूम की तरफ ले जाने लगी। हीर ने कहा, अरे रुको, आराम से, चिंता मत करो, भाई तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब पर प्रीत ने उसकी एक ना सुनी और हीर के रूम में आकर ही एक चैन की सांस ली और फिर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम तो ऐसे बोल रही थी जैसे तुम अपने साइको भाई को जानती ही नहीं हो। अभी भी बाहर मेरी रास्ता रोक लिया था, पता है, बड़ी मुश्किल से उससे बचकर भागती हुई मैं यहाँ आई। हीर ने हंसते हुए मन ही मन कहा, वैसे भाई को बिल्कुल सही लड़की मिली है, पूरी जिंदगी अपने पीछे भगाएगी। प्रीत बेड पर बैठते हुए बोली, अब बोलो, क्यों बुलाया मुझे?
यहाँ पर? तुम्हें पता है ना मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, अभी मैं सिमरन को उनके पास छोड़कर आई हूँ। हीर अब बैठते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? प्रीत ने कहा, अरे कुछ नहीं, कभी कभी मम्मी की बीपी हाई हो जाती है ना, इसलिए। तो हीर ने कहा, जरूर तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा प्रीत जो तुम्हारी मम्मी का बीपी हाई हो गया। हीर की बात सुनकर प्रीत ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और कहा, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया था। हीर, मेरी धमकी, मेरी मम्मी को आदत है बार बार में मुझ पर गुस्सा करने की। हीर ने कहा, चल ठीक है छोड़, वैसे भी तुम कुछ नहीं कहती हो, अब ठीक है ना, चलो बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए अभी मंगवा देती हूँ। फिर करीब 2-3 घंटे बाद हीर और प्रीत दोनों ही काफ़ी देर तक बैठी हुई गॉसिप करने लगी। टाइम कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। साथ में वो एक कॉमेडी मूवी देख रही थी। तभी प्रीत को याद आया कि उसके घर भी जाना है। वो जल्दी से बेड से खड़ी होते हुए बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, इतना बहुत देर हो गई। हीर जो अभी मूवी देख रही थी उसने प्रीत से कहा, कुछ देर और रुक जाओ ना प्रीत। तो प्रीत ने कहा, तुम अपनी मूवी एंजॉय करो, मुझे अभी जाना होगा। मैंने मम्मी को कहा था कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। कहकर प्रीत ने अपनी जल्दी से अपना दुपट्टा सही ढंग से ओढ़ा और रूम से बाहर चली गई। हीर ने उसे जाते हुए देखा और वापस अपनी मूवी देखने लगी। प्रीत अभी थोड़ी दूरी पर ही आई थी कि तभी उसे सामने से माहिर उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। तो उसने फ़ोन में कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका ध्यान प्रीत पर नहीं गया था। माहिर को देखकर प्रीत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने कुछ और समझ ही नहीं आया और वो जल्दी से एक दूसरी तरफ रूम में जाकर चुप गई और रूम का डोर बंद करते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ये अभी तक यही है, भगवान कैसे इसे पीछा छुड़ेगा। तभी उसके ऐसा लगा जैसे रूम का डोर बाहर से कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। प्रीत ने उसे पूरे रूम की तरफ देखा और खुद से ही कहा, ये मैं किसके रूम में आ गई। तभी उसकी नज़र बेड के पीछे लगी हुई माहिर की बड़ी सी फोटो पर गई, जिसे देखकर उसकी समझने में देरी नहीं लगी कि वो शेर से बचने के लिए शेर की गुफा में ही आ गई। और तभी उसके रूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आई। प्रीत जल्दी से भागकर सोफे के पीछे जाकर छुप गई और वो खुद से ही बोली, प्रीत तेरी किस्मत ही खराब है, तुझे वही रूम मिला था छुपने के लिए। बाबा जी प्लीज़ बचा लो इस पागल इंसान से। तभी रूम का डोर ओपन कर माहिर अंदर आया और उसने रूम को अंदर से लॉक कर दिया और फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके फ़ोन को टेबल पर रखकर अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर फेंक दिया। अभी वो अपनी शर्ट उतारने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र ग्लास बॉल पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। दरअसल उस ग्लास बॉल में प्रीत सोफे से पीछे बैठ भी दिखाई दे रही थी और प्रीत को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो माहिर की नज़र में आ चुकी है। प्रीत का अब अक्स देखकर माहिर जो अपनी शर्ट उतारने ही वाला था, तभी उसके हाथ रुक गए और उसने फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। तो वो मन ही मन बोला, मेरा शिकार खुद मेरे पास चलकर आ रहा है, नोट पैड। माहिर ने सबसे पहले जाकर रूम को डोर को अच्छे से लॉक किया और फिर वापस आकर सोफे पर बैठ गया और अपना हाथ सोफे की बैक रेस्ट से टिकाते हुए कहा, बाहर आ जाओ स्वीट हार्ट, तुम मुझसे और चुप नहीं सकती हो। माहिर की बात सुनकर प्रीत की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? प्रीत माहिर की बात सुनकर भी प्रीत सोफे से पीछे से बाहर निकल कर नहीं आई, बल्कि अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए घुटनों के मोड़कर सोफे के पीछे ही बैठी रही। माहिर ने जब देखा कि प्रीत उसकी बात नहीं मान रही है तो उसे खुद सोफे से खड़ा हुआ और उसके सामने जाकर उसके एक नज़र प्रीत को देखा और जो अपने घुटने पकड़े हुए आंखें कसकर बंद किए हुए उन्हें ही देख रही थी। माहिर को इस वक्त प्रीत एक ऐसी छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी कि किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी। वो प्रीत के सामने ही बैठ गई। प्रीत को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी, जिससे उसके होठों हल्के से हिल रहे थे। माहिर ने स्माइल करते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी अंगुली से कान के पीछे किया। माहिर की अंगुली जैसे ही उसके गाल को टच हुई, प्रीत ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और उसकी नज़र सीधा माहिर की इंटेंस नज़र से मिली। माहिर को अपना इतना पास देखकर प्रीत झटके से जैसे ही पीछे होने लगी, तभी वो एकदम से पीछे जाकर गिरी और हैरानी से माहिर को देखने लगी। पर इससे पहले कि प्रीत उठकर वहां से भागती, माहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। प्रीत और माहिर का चेहरा अब इस वक्त बहुत ही ज़्यादा करीब था। माहिर ने स्माइल करते हुए कहा, आप भगाकर कहाँ जाओगी प्रीत? आखिर आना तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा ना। प्रीत गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, मेरी बस गलती है कि मैं इस रूम में आ गई हूँ, अब मुझे जाने दो। प्रीत की बात सुनकर माहिर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? प्रीत ने माहिर को खुद से दूर धकेला और जैसे ही उठकर जाने लगा, माहिर ने उसके दुपट्टे को पकड़ लिया। प्रीत जो 2 कदम ही चल पाई थी, उसने अपने एहसास हुआ कि उसके गले में उसका दुपट्टा नहीं है। उसने दुपट्टा जहाँ से वो उठाया था वहीं गई। वहीं माहिर जिसके हाथ में प्रीत का दुपट्टा था, उसने शरारती स्माइल के साथ कुछ दुपट्टे को अपने हाथ में लटकाया और अपने कदम प्रीत के रूम की तरफ बढ़ा दिए। प्रीत ने बिना उसकी तरफ पलटे ही कहा, मेरा दुपट्टा दो। कहकर प्रीत ने अपना हाथ माहिर की तरफ बढ़ाया, पर वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी।
पर माहिर इतना आसानी से प्रीत को जाने नहीं देने वाला था। वो पीछे आकर खड़ा हो गया और प्रीत की नेक को तरफ झुकते हुए कहा, हिम्मत है तो खुद ही ले लो प्रीत, वैसे भी तुम मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही हिम्मत दिखा रही हो। प्रीत ने इस्तेमाल करते हुए कहा। शर्म महसूस हो रही है थी क्योंकि बिना दुपट्टे के उसका गला बहुत ही ज़्यादा और डीप नज़र आ रहा था, इसीलिए वो माहिर के सामने पलटना नहीं चाहती थी, लेकिन माहिर उसके बार बार उकसा रहा था। इसीलिए प्रीत ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और माहिर को तरफ पलटकर जैसे ही अपने दूसरे हाथों से उस दुपट्टे को लेना चाहा, माहिर ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और कहा, क्या हुआ, लो ना, ले क्यों नहीं रही हो। माहिर प्रीत से बहुत लंबा था तो प्रीत का हाथ उस तक कैसे पहुंचता, और माहिर भी अपनी हाइट का अच्छा खासा फायदा उठा रहा था। प्रीत ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उसे गुस्से से देखा और जल्दी से आकर सोफे पर खड़ी हो गई और प्रीत ने के हाथ माहिर के हाथ से दुपट्टा लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दुपट्टा तो नहीं पाया था, बल्कि उसका बैलेंस बिगाड़ना और वो जैसे ही सोफे से गिरने वाली थी, माहिर ने सीधा उसे अपनी बाहों से में ले लिया। कुछ पल के लिए माहिर और प्रीत दोनों ही एक दूसरे की आंखों में जैसे खो से गई, लेकिन जैसे ही प्रीत को इस बात का एहसास हुआ कि वो माहिर की मुंह में है, वो जैसे ही माहिर से दूर होने लगी। माहिर ने कसकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रीत और अपने हाथ पैर चलाते हुए बोली, माहिर मुझे नीचे उतारो और जाने दो। माहिर ने प्रीत अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अभी नहीं, अभी मुझे यहाँ से नहीं जा सकती हो तुम, कहकर माहिर ने उसे सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए कहा, तुम तब तक यहाँ से नहीं जाओगी जब तक कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लेती हो। प्रीत ने हैरानी से माहिर की तरफ देखा और कहा, ऐसे कौन अपने प्यार को एक्सेप्ट करवाता है माहिर, और मुझे नहीं करना तुम्हारा कोई प्यार एक्सेप्ट, अब जाने तो मुझे, कहकर प्रीत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इस सब में प्रीत भूल ही गई थी कि इस वक्त वो बिना दुपट्टे के माहिर के सामने है। वहीं माहिर की नज़र जब प्रीत की नेक के नीचे की साइड गई तो कुछ पल के लिए तो उसकी सांसें ही रुक गई। वहीं प्रीत अभी भी इस बात से बेखबर थी, लेकिन तभी उसने अब माहिर की गर्म सांसें अपनी नेक पर महसूस हुई, जिसकी वजह से प्रीत एकदम से हड़बड़ाते हुए माहिर की तरफ देखने लगी, पर माहिर धीरे धीरे प्रीत की नेक की तरफ झुक रहा था। अब प्रीत माहिर की पकड़ से छूटने के लिए और भी ज़्यादा एफर्ट लगाने लगी, पर माहिर ने उसके हाथों को अपनी पकड़ कस दी और प्रीत की नेक को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से किस करने लगा। माहिर के ऐसे करने से प्रीत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांसें लेने लगी, क्योंकि माहिर के होठों की छुअन महसूस करते ही प्रीत की पूरी बॉडी जैसे सिहर सी गई थी। वो अब ना माहिर को खुद से दूर कर पा रही थी और ना ही माहिर की नज़दीकियों को बर्दाश्त कर पा रही थी। तभी माहिर के होठ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगे, जिसे महसूस कर प्रीत को तो अपने दिल की धड़कनें जैसे रुकती हुई महसूस हुई। वो बड़ी ही मुश्किल से बोल पाई, माहिर प्लीज़ रुक जाओ। माहिर की सांसें खुद बड़ी तेज चल रही थी, क्योंकि जो लड़की उसे इतना ज़्यादा इफेक्ट करती थी आज वो उसकी बाहों में थी। कुछ इस वजह से भी वो बहकने लगा था और प्रीत की आवाज़ सुनकर माहिर एकदम से रुका और उसने नज़र उठाकर प्रीत के चेहरे की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसका चेहरा भी पूरी तरह से लाल हो गया था। माहिर ने प्रीत की गाल पर किस करते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा साफ दिखा रहा है प्रीत कि तुम मेरी करीबी से फ़र्क पड़ता है, तुम भी मेरी चुहन में मदहोश होने लगी हो, तुम्हारा दिल भी मेरे नज़दीकियों से बहकने लगा है, फिर क्यों इतनी जिद कर रही हो, छोड़ दो ना गुस्सा। प्रीत ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि उसकी आंखों में अब आंसू बहने लगे थे। वो माहिर के सामने अपने आंसू दिखाना नहीं चाहती थी, पर यह उसकी गलतफहमी थी। तो दोस्तों, इतनी प्यारी स्टोरी मैंने आपको अभी सुनाई, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगती है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। प्रीत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था कि उसकी आंखों के किनारे से आंसू भी बह रहे थे। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रही थी कि वो माहिर को अपने आंसू ना दिखाएं, पर माहिर से वो अपनी नम आंखें को छुपा नहीं पाई। माहिर ने उसका चेहरा पकड़कर उसे अपने सामने किया और उसकी आंखों को देखते हुए कहा, तुम मानो या ना मानो प्रीत, पर आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो और ये तुम्हारी आंखों में मुझे नजर आता है। प्रीत ने रुंधे गले से कहा, प्यार नहीं करना मुझे, प्यार बहुत दर्द देते हैं ये प्यार, मुझे किसी से प्यार नहीं करना माहिर, क्योंकि जब दिल टूटता है तो बहुत दर्द होता है। प्रीत की आंखों में नजर आ रही दर्द को देखकर माहिर को भी अपनी दिल की एक दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने किए पर एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि किस तरह से उसने प्रीत को मासूम से दिल को दुखाया था। उसने झुककर प्रीत की नम पलकों को चूम लिया और प्रीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और माहिर से कहा, प्लीज़ माहिर मुझे यहाँ से जाने दो, फिर से मुझे प्यार के एहसास को नहीं जीना, डर लगता है मुझे प्यार के नाम से। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपनी आंखें दोबारा से खोली। माहिर ने आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी नहीं है माहिर, तुम्हारे उस दिन के जाग की वजह से मुझे कैसी बातें सुननी पड़ी। कई लोगों ने तो मुझे ताने मारे थे कि मैंने जानबूझकर एक अमीर लड़के को फंसाने की कोशिश की, मैंने जानबूझकर तुम्हें शेड्यूल करते हुए प्रीत का गला रुंध गया। वहीं प्रीत की बात सुनकर माहिर के चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए। उसने प्रीत से पूछा, किसने कहा तुम्हें ऐसा प्रीत, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? प्रीत ने एक दर्द भरी स्माइल के साथ कहा, क्या फ़र्क पड़ता है माहिर कि किसने क्या कहा, लेकिन जब एक लड़की किसी लड़के के हाथों अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना एहसास, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी सौंपती है ना, तो वो उसे सिर्फ एक उम्मीद करती है कि वो पूरी तरह से उसे प्रोटेक्ट करे। लेकिन जब वही लड़का उसे एहसासों का मजाक उड़ाए तो वो भी पूरी दुनिया के सामने, तो अक्सर लोगों से में हिम्मत आ ही जाती है उस लड़की पर उंगली उठाने की। तो बोलो किस को रोकोगे? सबको मौका भी तो तुमने ही दिया ना। प्रीत का
कहा एक एक शब्द सही तो था। माहिर ने तो सिर्फ अपने ईगो को सर्टिफाई करने के लिए वो सब किया था, लेकिन उसे ये नहीं सोचा था कि उसके लिए प्रीत को इतना कुछ फेस करना पड़ेगा। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसकी वजह से प्रीत को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था और कितना दर्द प्रीत ने अपने दिल में छिपाया हुआ था। वो भले ही दुनिया के सामने नॉर्मल नजर आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर माहिर ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। कुछ वक्त पहले तक माहिर खुद चाहता था कि प्रीत को वह अंदर से तोड़ दे, लेकिन आज उसे प्रीत को टूटे हुए दिल के टुकड़ों को चुभन अपने दिल में महसूस हो रही थी। माहिर ने प्रीत के गाल पर किस करते हुए कहा, गलती मैंने की है ना प्रीत, तो उसे सुधारूंगा भी मैं ही, लेकिन प्लीज पहले मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दो। क्या एक गलती सुधारने का मौका तुम मुझे नहीं दे सकती हो? अगर मैं इतना ही बुरा होता ना तो आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए एहसास ना होते। मैं वादा करता हूँ तुमसे प्रीत, तुम्हारा वो मान सम्मान मेरी वजह से गया ना तो मैं ही तुम्हें वो वापस लौटाऊंगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे सामने नजर उठाकर बात करने की भी। कहने के साथ ही माहिर ने प्रीत की होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। प्रीत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और पर उसकी आंखों के किनारे से अभी भी आंसू बह रहे थे। इस बार प्रीत ने उसे नहीं रोका क्योंकि वो खुद भी बहुत ही ज्यादा टूटी हुई महसूस कर रही थी और इसी वक्त उसे माहिर की जरूरत थी। उसने उसे प्यार की जरूरत थी जिसकी वजह से आज वो इतना दर्द बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन ये भी सच था कि उसके दिल में माहिर के लिए वो एहसास खत्म नहीं हुए थे। कुछ देर बाद माहिर प्रीत से दूर हुआ तो प्रीत ने धीरे से अपनी आंखें खोली और माहिर से कहा, माहिर अब मुझे जाने दो, मम्मी मेरा वेट कर रही होगी, मैं उन्हें कहकर आई थी कि मैं जल्द घर आऊंगी। माहिर ने गहरी सांस ली और उसे ऊपर से उठाते हुए कहा, चलो तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। प्रीत ने खड़े होते हुए कहा, नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी। माहिर ने सोफे पर पड़ा हुआ प्रीत का दुपट्टा उठाया और उसे जल्दी अच्छी तरह से प्रीत को उठाते हुए कहा, तुम जिद करना बंद करो क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें कहीं ज़्यादा जिद्दी हूँ। अब चलो, कहकर उसने प्रीत का हाथ पकड़ा और रूम से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शाम होने को आई थी, लेकिन आयुष अभिका के घर से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। अभिका अपना सिर पकड़े हुए सोफे पर बैठी हुई थी, वहीं आयुष उसके बगल में ही आराम से बैठा हुआ अपना फोन चला रहा था। अभिका ने इरिटेट होकर आयुष की तरफ देखा और कहा, अब आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? आयुष ने अपनी नज़र फोन की स्क्रीन से हटा कर अभिका की तरफ देखा और फिर फेक स्माइल के साथ कहा, तुम्हें? अभिका ने हैरानी से कहा, क्या? तो आयुष ने कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हें मेरे साथ एक मूवी देखनी होगी, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अभिका ने कंफ्यूजन से पूछा, कौन सी मूवी? आयुष ने कहा, मेरी फेवरेट मूवी, चलो साथ में देखते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। अभिका ने मन ही मन कहा, जब इतनी देर से झेल लिया तो थोड़ी देर और सही। आखिरकार वो भी आयुष के साथ मूवी देखने के लिए मान गई। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर एक हॉलीवुड हॉरर मूवी चल रही थी। आयुष आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए वो मूवी एंजॉय कर रहा था, लेकिन अभिका सोफे पर बिल्कुल सिमटी हुई बैठी थी। आयुष का हाथ पकड़े और अपना चेहरा उसके कंधे पर छुपाए उस मूवी को देख रही थी। देख क्या रही थी? अपनी आंखें बंद किए बैठी हुई थी और मन ही मन हनुमान चालीसा की पाठ किए जा रही थी और भगवान से प्रे कर रही थी कि जल्द से जल्द ये मूवी खत्म हो। करीब 2 घंटे बाद जाकर ये मूवी खत्म हुई। आयुष ने अपना सिर टेढ़ा करके अभिका की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए आयुष की पकड़े हुए बैठी हुई थी। अभिका को ऐसे देखकर आयुष को उस पर बहुत हंसी आई। वहीं अभिका तो डर से कांप रही थी। आयुष ने अब रिमोट से टीवी बंद करते हुए कहा, चलो अब मैं चलता हूँ, जैसे ही मैंने तुमसे वादा किया था कि मूवी खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो अब तुम आराम से घर में रह सकती हो। कहकर आयुष जैसे ही खड़ा होने लगा तभी अभिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर खींच लिया और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जा सकते। आयुष ने नकली हैरानी से कहा, अभिका बेबी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दोपहर से तो तुम मुझे यहाँ से भगाने पर तुली हुई थी, अब मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे जाने नहीं दे रही हो। अभिका ने मन ही मन कहा, मैं क्या करूं? इस पूरे घर में मैं अकेली कैसे रहूं? अगर कहीं खिड़की से या दरवाजे से कोई भूत अंदर आ गया तो मैं अकेली बेचारी कहाँ तक उसे बचती फिरूंगी। अभिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आयुष को समझते देरी नहीं लगी कि अभिका उस मूवी की वजह से बहुत डर रही है, इसीलिए उसने जाने देना नहीं चाहती है। यह तो वो चाहता था। दरअसल अभिका को वो हॉरर मूवी दिखाना उसकी प्लानिंग का हिस्सा था और वो जानता था कि अब अभिका उसे यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने देगी। फिर भी आयुष ने कहा, अभिका देखो रात हो गई है, अब हम दोनों यहाँ अकेले कैसे रह सकते हैं? ये सही तो नहीं होगा ना, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक ही घर में अकेले हो, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? आयुष की बात सुनकर अभिका ने जल्दी से आयुष को छोड़ दिया और पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, नहीं तुम सही कह रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं रह जाऊंगी यहाँ पर। आयुष सोफे पर खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेते हुए बोला, मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो, तुम यहाँ अकेली रह जाओगी, ठीक है? अगर रात को कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, हिचकिचाना मत, कहकर आयुष डोर की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभिका को अब अपना ही घर बहुत डरावना नजर आ रहा था। वो खुद से ही बोली, अभिका तू कैसे रहेगी यहाँ पर, और क्या जरूरत थी तुझे वो मूवी देखने की? तभी कुछ सोचकर अभिका उसके पीछे भागी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम मत जाओ ना, यहीं रुक जाओ। आयुष ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ रुक जाऊँ? देखो तुम्हारे मोहल्ले वाले को किसी को पता चला तो वो सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अभिका ने कहा, वो सब बाद में देखेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मत जाओ ना, मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ। आयुष ने उस पर एहसान जताते हुए कहा, ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं रुक जाता हूँ। अब मैं इतना पत्थर दिल तो नहीं हो सकता ना कि इस तरह से एक लड़की को अकेला छोड़कर चला जाऊं, कहकर आयुष सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगा। अभिका ने कहा, ऊपर कहाँ जा रहे हो तुम? आयुष ने कहा, रूम में। अब मैं क्या पूरी रात इसी हॉल में थोड़ी ही सोऊंगा? तो अभिका जल्दी से आकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम मेरे रूम में नहीं सो सकते। आयुष ने अभिका की कमर पकड़कर अपने करीब किया और कहा, अभिका बेबी, अगर तुम सोच रही हो कि मैं पूरी रात तुम्हारे इस हॉल में सोफे पर पड़ा रहूं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम मेरे साथ रूम शेयर नहीं करना चाहती हो तो तुम यहीं सोफे पर पड़ी रहो, वरना किसी दूसरे रूम में चली जाओ। अब मैं बहुत थक चुका हूँ तो मैं तो चला सोने, कहकर आयुष ने अभिका को साइड किया और सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चला गया। अभिका ने उसे जाते हुए देखा और कहा, मेरी हालत तो यह भी नहीं है कि मैं किसी दूसरे रूम में जाऊं, पर मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती ना, चलो मैं मम्मी पापा के रूम में चली जाती हूँ। सोचकर अभिका अपने पेरेंट्स के रूम में आ गई, पर जैसे कि होना था 2 घंटे बीत चुके थे।
अविका कभी इधर करवट लेती तो कभी इधर। उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं आयुष आराम से बेड पर पेट के बल पसरा हुआ था और काफ़ी गहरी नींद में भी था। दरअसल आयुष का खुद भी मन नहीं था अविका को इस घर में अकेले छोड़ने का। पता नहीं क्यों, पर वो अविका के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा था। वहीं अविका को जरा सी अगर किसी तरह की आवाज़ आती तो एकदम से डर कर दरवाजे की तरफ देखने लगती। उसे बार बार यही लग रहा था कि जरूर कोई दरवाजे पर है या किस खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अविका खुद को ब्लैंकेट से सिर तक कवर किए हुए सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि खिड़की की कांच पर कोई स्क्रैच कर रहा है। अविका ने धीरे से अपना कंबल हटाकर खिड़की की तरफ देखा। उसे कुछ नजर तो नहीं आया, पर अजीब अजीब सी आवाज़ें जरूर आ रही थी। हे भगवान, अभी इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं है जो मेरे रूम में आने की कोशिश कर रही है? नहीं नहीं, अविका फालतू की बातें मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तेरा ही घर है, तू कोई पहली बार इस घर में थोड़ी रह रही है। तभी एकदम से उसकी खिड़की के पास किसी के कदम कूदने की आवाज़ आई। दरअसल वो एक बिल्ली थी जो खिड़की के कांच पर अपने पंजे के स्क्रैच कर रही थी। लेकिन अविका को लगा कि वो कोई भूत या चुड़ैल है, जिसकी वजह से अविका एकदम चिल्लाकर उठ बैठी। आहा! वो जल्दी से रूम से डोर ओपन करके बाहर भाग गई। अविका जल्दी से भागते हुए अपने रूम में आई और वहीं आयुष के पास बेड पर ब्लैंकेट में मुंह तक कवर करके लेट गई। वहीं आयुष ने भी नींद में अविका की कमर पर हाथ डाला, उसे अपने करीब कर लिया। अविका को तो पहले ही बहुत डर लगा हुआ था, इसलिए उसने भी आयुष के करीब काफ़ी सेफ फील हो रही थी। कुछ ही देर में उसे भी गहरी नींद आ गई। सुबह का वक्त। सुबह जब अविका की नींद खुली तो उसने अपने आप को किसी की मजबूत बाहों में जकड़ा हुआ पाया। अविका ने पहले तो आंखें बंद की और उसे पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उस पर इतनी मजबूत पकड़ थी कि वो हिल भी नहीं पाई। आखिरकार कसमकसा कर उसने अपनी आंखें खोली और पलटकर पीछे की तरफ देखा तो आयुष का हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। कुछ पल के लिए तो आयुष को देखते ही रह गई। आयुष सोते हुए बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था। तो दोस्तों, होप करती हूँ स्टोरी को लाइक कर दिया होगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ये बात अलग है कि जागने पर आयुष अविका का जीना हराम कर देता। अविका को कुछ पल के लिए तो लगा कि वो कोई सपना देख रही है, इसीलिए आयुष को देखकर उसके होठों पर एक खुद ब खुद एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी उसे कल रात का सब कुछ याद आने लगा और अचानक से उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो झटके से आयुष से दूर होते हुए चिल्लाई, आ! लेकिन आयुष से दूर होने के चक्कर में वो सीधा बेड से ही नीचे गिर गई और उसकी चीख की आवाज़ सुनकर आयुष ने भी एकदम से हड़बड़ा कर जा गया। आयुष ने बेड के नीचे देखा तो अविका अपनी कमर पकड़े हुए करा रही थी। मर गई मैं, मम्मी बहुत जोर की लगी है। आयुष हैरानी से कहा, तुम पर्स पर क्या कर रही हो? तुम तो बेड पर सो रही थी ना? अविका ने अपनी कमर रब करते हुए कहा, तुम मेरे रूम में क्यों आए? तो आयुष ने कहा, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया, तुम यहाँ आई हो, तुम तो नीचे सो रही थी ना। अब अविका को यह भी याद आ गया कि वो खुद डर कर आयुष के पास आकर सोई थी। वो जैसे ही तैसे पर्स से खड़ी हुई और आयुष से बोली, वह मुझे डर लग रहा था ना, इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी। और तुम मेरे इतना करीब क्यों सो रहे थे और मुझे ऐसे कसकर क्यों पकड़ा हुआ था? आयुष पेड़ से खड़ा हुआ और अपने हाथ बालों में फेरते हुए बोला, वो मुझे लगा कि मैंने अपने सॉफ्ट पिलो को हक किया हुआ है, वैसे तुम भी काफ़ी सॉफ्ट हो, आयुष ने उसे छेड़ते हुए कहा। आयुष की बात सुनकर अविका एकदम से शर्मा गई और वह अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। कहकर वो जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। आयुष ने उसे जाते हुए देखा और उसके फेस पर स्माइल आ गई। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, वैसे बड़ी क्यूट है मेरी होने वाली बेबी। कुछ ही देर बाद आयुष और अविका रेडी होकर वहाँ से कॉलेज के लिए निकल गए। आयुष ने अपने कपड़े वहीं मंगवा लिए थे। अभी आयुष की स्पोर्ट कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। उसकी नज़र अविका की तरफ गई जो गाड़ी का डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी। आयुष ने अपनी आइस रोल करते हुए मन ही मन कहा, पता नहीं इस लड़की को मुझसे दूर भागने की कौन सी खुशी मिलती है। आयुष ने अविका से कहा, ये डोर नहीं खुलेगा तुमसे, क्योंकि गाड़ी के सभी डोर अभी लोग हैं। अविका ने पलट कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो डोर ओपन करो ना। तो आयुष ने कहा, चुपचाप यहीं बैठी रहो। फिर अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर आ गया और अविका की साइड का डोर ओपन कर अपना हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालते हुए कहा, चलो। अविका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अब तुम मेरे हाथ पकड़कर मुझे कहाँ ले जा रही हो? सभी लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आयुष ने दोबारा से उसका हाथ पकड़ा और कहा, यही तो चाहता हूँ कि सभी लोग देखें और हमारे बारे में सोचे कि अब हम दोनों कपल हैं, समझी? अविका ने फिर से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, और मैं नहीं चाहती ना कि सब लोग हमारे बारे में ये सोचें। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इससे पहले कि अविका अपनी बात पूरी कर पाती, आयुष ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। अविका ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये मेरा पीछा कब छोड़ेगा? चिपक ही गया है मुझसे। अभी वो दोनों कॉलेज पर आए ही थे कि तभी आयुष के पास माहिर की कॉल आई। आयुष ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और रिसीव कर अपने कान पर लगाया। उसने अभी भी अविका का हाथ पकड़ा हुआ था। अविका बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आयुष ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, ठीक है हम अभी पहुंच रहे हैं, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर अपनी पॉकेट में रखा और अविका की तरफ देखा जो अभी भी उसे अजीब से मुंह बनाए हुए आयुष की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। आयुष ने अपना सिर नामे हिलाया और उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलो कॉलेज ग्राउंड में। आयुष अविका ने कन्फ्यूजन से पूछा, क्यों, वहाँ पर क्या है? क्या कोई गेम हो रहा है? आयुष ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, अब वो तो वहाँ चलकर ही पता चलेगा। कुछ ही देर में वो लोग कॉलेज ग्राउंड पहुँच गए। वहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी खासी भीड़ जमा होती, जिसे देखकर अविका ने आयुष से पूछा, यहाँ हो क्या रहा है और इतने सारे स्टूडेंट यहाँ क्या खड़े हैं? आयुष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे भीड़ के बीचों बीच ले गया। तब जाकर उसे समझ आया कि वो सारे स्टूडेंट किसी को घेरे हुए खड़े हैं। बीचों बीच में माहिर प्रीत का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। सभी स्टूडेंट उसे थोड़ी दूर पर गोला बनाकर खड़े हुए थे, आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। सभी को माहिर के साथ एक बार फिर से प्रीत को देखकर हैरानी भी हो रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माहिर ने उन सभी को यहाँ आने के लिए क्यों कहा है। वहीं अविका ने आयुष से कहा, तुम्हारा भाई फिर से मेरी दोस्त के साथ कुछ कर तो नहीं रहा है ना? देखो अगर फिर से उसने ऐसा कुछ किया ना तो फिर से मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अविका की बात सुनकर आयुष ने अविका की तरफ देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम क्या करोगी अविका बेबी? अविका ने पाउच बनाते हुए कहा, मैं उसके पेरेंट्स से जाकर उसकी शिकायत कर दूंगी, फिर वही
ये उसे अपने डेविल बेटे से। अविका की बात सुनकर आयुष को हंसी आ गई। अविका की क्यूट एक्सप्रेशन देखकर उस पर बहुत प्यार भी आ रहा था। उसका मन किया कि वो अभी अविका को अपनी बाहों में कसकर पकड़े और उसे किस कर ले, पर फिलहाल के लिए इतनी सारी भीड़ को देखकर उसने के विचार छोड़ दिया। वहाँ पर आरव और हीर भी मौजूद थे। हीर ने आयुष की तरफ देखते हुए पूछा, भाई ये माहिर भाई यहाँ करने वाले क्या हैं, और प्रीत इनके साथ भाई फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले हैं ना। आरव ने हीर से कहा, हीर रिलैक्स, मुझे नहीं लगता कि वो प्रीत के साथ अब कभी कुछ गलत करेगा, एक बार देखने तो दो क्या करने वाला है। तभी वहाँ पर माहिर ने तेज आवाज़ आई, मेरे ख्याल से कॉलेज के सभी स्टूडेंट यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब मुझे अपनी बात शुरू करनी चाहिए। प्रीत में माहिर का हाथ पकड़ लिया और कहा, माहिर तुम क्या करने वाले हो, देखो तुम फिर से तो कहीं कुछ। प्रीत के चेहरे पर घबराहट फिर से नजर आ रही थी, जिसे माहिर ने भी देखा था। उसने प्रीत का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा दबाते हुए कहा, रिलैक्स प्रीत, मैंने जो गलती की है उसे सुधारने का वक्त आ गया है, प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो। फिर सभी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए, हाँ तो किसी ने कहा था प्रीत को कि प्रीत ने मुझ जैसे अमीर लड़के को फंसाया है, अगर इतनी हिम्मत उन्होंने ये बात बताने में की थी तो मेरे सामने आकर बोलने की हिम्मत भी करे। माहिर की बात सुनकर कॉलेज के स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर उसमें से कई स्टूडेंट ऐसे थे जो इस बात को अच्छे से जानते थे कि ये ताना प्रीत को किसने बोला था, क्योंकि ये वही थे जिन्होंने प्रीत पर कई तरह के फोबिया कसी थी और उसे मजाक भी उड़ाया था। लेकिन उनकी हिम्मत हुई ही नहीं माहिर के सामने जाने की, इसीलिए वो जानबूझकर उस भीड़ में ही छुपे रहने की कोशिश करने लगे। अब की बात तो माहिर भी जानता था कि यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है उसके सामने ऐसा कुछ आकर बोलने की और अपनी गलती एक्सेप्ट करने की, इसीलिए उसने आके कहा, तो एक बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, अब प्रीत और मैं दोनों रिलेशन में हैं। फिर प्रीत की कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, और ये मेरी है जो, तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे साथ हाथ पैर सलामत रहे तो आइंदा से इसकी तरफ नज़र उठाकर भी मत देखना। और रही बात प्रीत के से मुझे फंसाने की, तो प्रीत मेरे पीछे नहीं आई थी, बल्कि मैं खुद प्रीत के पीछे था। हाँ, मुझसे गलती हुई है कि मैंने प्रीत की फीलिंग का मजाक बनाया था, और आज मैं सभी के सामने प्रीत ने से उस गलती की माफ़ी मांगता हूँ। फिर प्रीत की आंखों में देखते हुए, सॉरी प्रीत, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। माहिर ने कहा था कि वहाँ खड़ी भीड़ में कुछ देर के लिए एकदम चुप्पी सी छा गई। वही प्रीत आंखों में नमी लिए माहिर की आंखों में देख रही थी। वो मन ही मन बोली, इसका मतलब मैं सही कह रहा था, माहिर दिल से गिल्ट फील कर रहा है। ये सोचकर ही प्रीत को अपने दिल में खुशी का एहसास हो रहा था। वहीं आरव, हीर, आयुष और अविका तीनों के चेहरों पर हैरानी के साथ खुशी वाले एक्सप्रेशन थे। आरव, हीर और आयुष, इन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि माहिर ऐसा कुछ कर सकता है। वहीं वहाँ मौजूद कई सारे स्टूडेंट भी ये समझ चुके थे कि अगर माहिर रॉय कपूर इतने सारे लोगों के सामने एक लड़की से सॉरी कह रहा है और अपनी गलती मान रहा है, तो वाकई में वो लड़की उसके लिए बहुत खास रही होगी। वहीं वहाँ मौजूद कुछ लड़कियों के दिल पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें तो लगा था कि माहिर अब पूरी तरह से सिंगल है तो उनका भी चांस बनता है माहिर की गर्लफ्रेंड बनने का, और उन्होंने तो उनके सपने भी देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन जिस तरह से माहिर ने प्रीत को सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट किया था, अब कोई चांस नहीं था कि वो माहिर के करीब भी आ सके। लेकिन अब क्योंकि ऐसा पहली बार था जब माहिर इतने लोगों के सामने एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर रहा था। इससे पहले भी माहिर का नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ा था, पर माहिर ने ये बात कभी भी ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं की थी, तो जाहिर था कि वो उन्हें लेकर कभी सीरियस था ही नहीं। लेकिन प्रीत पहली लड़की थी जिसे वो अपनी बाहों में लेकर सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा था कि वो सिर्फ उसकी है। तभी आयुष ने आगे आकर उस सभी स्टूडेंट से कहा, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि माहिर और प्रीत के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप लोगों के लिए बेहतर हो यही होगा आइंदा से प्रीत के लिए अपनी बकवास बातें बंद कर दो, और अब जाओ अपने अपने क्लासरूम में। सभी स्टूडेंट अब वहाँ से एकदम से चले गए। वहीं माहिर और प्रीत अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। माहिर ने अभी भी प्रीत की कमर को अपनी बाहों में भरा हुआ था। आयुष, अविका, आरव और हीर चारों ने आकर उन दोनों को घेर लिया। आरव ने माहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब उसे छोड़ भी दे माहिर, क्या पूरे वक्त ऐसे ही पकड़े रहेगा। आरव की बात माहिर और प्रीत दोनों ही जैसे अपने अपने होश में वापस आए। प्रीत का चेहरा तो शर्म से एकदम से लाल हो गया। उसने जल्दी से अविका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोली, जल्दी से ले जाती हूँ, चलो हमें क्लास में भी जाना है। दरअसल अब प्रीत की हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ रुकने की, उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वहीं प्रीत को ऐसे शर्माते देखकर माहिर ने हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और उसे जाते हुए देख रहा था। हीर ने उन तीनों से कहा, अच्छा मैं भी जाती हूँ, कहकर वो भी भागते हुए प्रीत और अविका के पीछे पीछे चली गई। आयुष ने स्माइल करते हुए तीनों को जाते हुए देखा और फिर माहिर से पूछा, अब मुझे लग रहा है कि तू इस रिलेशनशिप को लेकर वाकई में सीरियस है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि तूने अपनी गलती मान ली। माहिर ने कहा, प्यार वो सब भी करवा लेता है जिसे करने के लिए इंसान सोचता भी नहीं है। हाँ मेरे भाई, मुझे वाकई में प्यार हो गया है। आरव और आयुष ने स्माइल करते हुए माहिर को ग्रुप हक किया और फिर आयुष ने कहा, वैसे मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। आरव और माहिर दोनों ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो आयुष ने कहा, मुझे भी किसी से प्यार हो गया है। इस पर दोनों ने हैरानी से कहा, तुम्हें किसी से? तो आरव ने स्माइल करते हुए कहा, माहिर तुम्हारी होने वाली साली से। माहिर को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, पर सिमरन तो तुमसे बहुत छोटी है। आयुष ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, मैं अविका की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर आरव और माहिर दोनों के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ खुले खुशी वाले एक्सप्रेशन आ गए। फिर आरव ने भी कुछ सोचते हुए कहा, जब यहाँ अपना प्यार एक्सपोज कर ही रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? वैसे मुझे भी तुम दोनों को कुछ बताना था। आयुष और माहिर दोनों ने हैरानी से आरव की तरफ देखा तो माहिर ने कहा, अब तू भी यही कहने वाला है क्या कि तुझे भी किसी से प्यार हो गया है? तो आरव ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तो तुम्हें ये काफ़ी वक्त पहले बताने वाला था पर कभी मौका ही नहीं मिला। आरव उसकी कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया तो आयुष ने पूछा, वैसे कौन है वो और हमें पता कैसे नहीं चला? आरव ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, वो क्या है ना, अभी हम अपने रिलेशन को सबके सामने नहीं लाना चाहते थे, पर कुछ दिन पहले ही हमने डिसाइड किया अब हमें सबको सब कुछ बता देना चाहिए, तो बस अब तुम्हें बता रहा हूँ। आयुष ने इरिटेट होते हुए कहा, पर ये तो बताओ है कौन वो?
तो दोस्तों कि हम आपको कल बताएंगे कि आरव उसे कैसे एक्सप्लोर करेगा। अभी के लिए इस स्टोरी को यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन